रात गए एक आला दर्जे का प्रोसिक्यूटर दरिया किनारे पहुंचता है। लोहे की सलाख बर्फ की सतह पर रगड़ खाकर करख्त आवाजें निकालती है। वो पानी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है और पूरी ताकत से लोहे की सलाख को घुमाता है। उड़ती हुई बर्फ के टुकड़े 10-15 गिलास मीशो आइस्ड या मीशे बिंगछंग जैसे हो गए। यहाँ तक के बर्फ की सतह पर एक आदमी जितना चौड़ा सुराख बन जाता है। तब जाकर प्रोसिक्यूटर रुकता है। वो मछली पकड़ने नहीं आया था, बल्कि मछली को खिलाने आया था। मरने से पहले प्रोसिक्यूटर एक वीडियो वसीयत छोड़ जाता है, जिसमें वो अपने बदउनवान और करप्ट होने का एतराफ करता है कि वो वान हाई ग्रुप वान खालचीथॉन नामी माफिया का मुहाफिज है। वो पूरी तरह सजा का मुस्तहिक था। इसके मुंह से निकलने वाला वान हाई ग्रुप, जिसका चेयरमैन वान हाई था, अय्याशी, शराब नोशी, जुआ, कहबागिरी, कोई बुराई नहीं छोड़ी थी। जराइम इस कदर थे कि कलम भी थक जाए। ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूटर को जमीर ने झंझोड़ा और इसने जुर्म के बोझ तले खुदकुशी का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वान हाई केस की अदालत में समाअत होने लगी और बेशुमार मीडिया नुमाइंदे रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे, वान हाई ग्रुप के लीगल डायरेक्टर जांग वेंजिंग अचानक जोर से बोल पड़े, कहबागिरी की तंजीम, वान हाई बेगुनाह है, हम माफिया नहीं हैं, हम पर बोहतान लगाया गया है। शिंघाई केस का वान हाई से कोई ताल्लुक नहीं। जांग वेंजिंग, चुप हो जाओ, तुम चुप रहो। इसका ये जुमला जैसे तेल में पानी डालने के मुतरादिफ था। संजीदा अदालत एकदम बाजार बन गई। दो गिरोह खड़े हो गए, एक दूसरे पर चीखने लगे। अगर पुलिस दरमियान में ना होती तो शायद लड़ाई हो जाती। बोलो, उन्हें बताओ तुम माफिया नहीं हो, उन्हें बताओ तुम मुजरिम नहीं हो, तुम्हारा नाम तक नहीं लिया गया, तुम्हें गलत इल्जाम दिया जा रहा है। ये जो तुम अदालत में झूठ बोल रहे हो, क्या तुम समझते हो ये कानून नहीं है? ये जुमला एक जोरदार मुक्के की तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुंह पर पड़ा और कमेटी को बेचैन कर दिया। पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी ने बाज पर्स की। पुलिस और अदालत ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी कि ये सब प्रोसिक्यूशन ऑफिस की नाअहली है। उन्होंने सबूत मजबूती से तैयार नहीं किए, इसलिए अदालत में बयान पलट गया और सूरत-ए-हाल नाजुक हो गई। इसी दौरान हिरासत खाने में भी नया मोड़ आता है। एक तरफ वकील जांग वेंजिंग पर गुस्सा करता है, ये तुमने क्या किया? इर्तम उस तरह बिनिंदिनाता, तो पहले मुझसे बात कर लेते। जांग वेंजिंग सिर्फ दिल की बात कहता है, ये दीवारों के पीछे की बात है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये बोलने का बस एक ही मौका था। दूसरी तरफ मुल्जिम वान हाई भी शशदर है। वो अपने वकील चेंग से पूछता है, क्या मैं वाकई माफिया हूँ? मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं माफिया हूँ? वकील जवाब देता है, नुआ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तौतम बख्शन जिया बैत ऐसी बत्तन दिनन, कि मैं यहाँ अंदर बिल्कुल ठीक हूँ और इसे कहो कि वो सीधे रास्ते पर चले। चेंग से दरखास्त है कि मिर्स ज़ै जिल्दोर रो, मेरी मदद करो ताकि मैं जल्दी रहा हो सकूं और हम दोबारा मिल सके। लगता है वान हाई और चेंग के दरमियान कोई खुफिया सौदा हो चुका है। सिर्फ अगर वान हाई खुद को माफिया माने तो ही इसके बेटे वान चाओ को बचाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर वाकई प्रोसिक्यूशन ऑफिस में कोई अंदरूनी गद्दार है तो खुद अपने लोगों की तफ्तीश कौन करेगा? ये नाजुक और खतरनाक जिम्मेदारी शहर के प्रोसिक्यूटर ऑफिस की 11 ओ डिवीजन के प्रोसिक्यूटर होंग लेंग को सौंपी गई। 11 ओ डिवीजन की जिम्मेदारी इस जुमले में छपी है, अपने ही लोगों के खिलाफ तफ्तीश करना। इसलिए होंग लेंग के दफ्तर में वअससनद नर्तन चंद रोज कबल इसने अपने सीनियर जेंग येपिंग की मुखालफत के बावजूद पुराने प्रोसिक्यूटर वांग के खिलाफ कार्रवाई की और तोहफे लेकर इसके घर गया। वांग ने तो अच्छी मेजबानी की और इसे घर में खाने पर मदऊ की। बेटा, ये वही है जिसने आपका केस निपटाया, बीवी ने कहा। ऐना लेना, घर में कुछ नहीं। होंग लेंग भी खुद को दुखी महसूस करता है, इसलिए फैसला कर लेता है कि चंद दिनों में इस्तीफा देकर बीजिंग जाकर किसी प्राइवेट कंपनी में मुशीर बन जाएगा और अच्छी कमाई करेगा। लन असीदिन गरमल सिहजल रोमिनियात, और उन्हें बर्फ में जमा हुआ एक लाश का मुजस्समा नजर आता है और वो डर कर फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं। ये लाश दरिया से बहकर झील में पहुंची थी। ये जो की लाश थी, अहले खाना को इत्तला मिलते ही वफौरन नलूजात, प्रोसिक्यूटर की परसरर मौत ये मामूली बात नहीं थी। ये खबर सूबाई हेडक्वार्टर तक पहुंचती है और प्रोसिक्यूटर जनरल जांग फेंग हंगामी इजलास बुलाते हैं। इजलास अब खत्म हुआ था कि एक गुमनाम खत अदालत के दरवाजे के नीचे से अंदर डाला जाता है। खत के उन्वानात चौंका देने वाले थे। चियाओ को कत्ल किया गया है, वान हाई ग्रुप माफिया नहीं है, और सबसे खतरनाक इल्जाम, प्रोसिक्यूटर जनरल ली ही असल माफिया के मुहाफिज हैं। खत्तु अबी बिनिद इल्जाम नुता असिल फौर तौर खुसूस तफ्तीश बिनाए, और नाम लेकर होंग लेंग को शामिल किया गया। होंग लेंग ने सोचा कि वैसे भी जा रहा हूं तो क्यों ना आखिरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाओ। अगर मान ले के ली बेकसूर है और चियाओ मशकूक था तो तम्मासू, ये तो गैर साइंसी है। अरा अलाऊ आना चियाओ जेंगजिंग बेकसूर और ली मुजरिम हो
और इसकी मौत का ताल्लुक भी ली से हो। بمم أردون وغلطوا तो फिर मैं ही गलत हूं। तो क्या मैंने 40 साल अपनी जिंदगी झूठ में गुजारी? मेरे ईमान, मेरा निजाम अदल सब मशकूक है। अब पेचीदगी खिलकर सामने आती है, लिहाजा जरूरी है कि कोई सच्चाई को बेनकाब करे। लेकिन जैसे ही तफ्तीशी टीम होटल पहुंचती है, पूरे सीसीटीवी सिस्टम को हैक कर दिया जाता है ताकि टीम की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। أسر बस बल्कि पुलिस के शवाहिद रखने वाले कमरे में घुसकर चियाओ की लाश के फेफड़ों से पानी का नमूना भी बदल दिया जाता है। جولو برمرت وجند कि हर पानी की कीमियाई साख्त अलग होती है, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए मरने वाले के फेफड़ों के पानी को हादसे की जगह के पानी से मवाजना करना जरूरी होता है। अब पता चलता है कि ये सिर्फ एक मामूली करप्शन केस नहीं था, ना ही ये सिर्फ चियाओ की बदउनवानी थी, बल्कि ये आला क़ियादत और शायद पूरे सूबे के ऊपर तक जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रनमींडमिंग इन द नेम ऑफ द पीपल सबसे जुर्रतमंद एंटी करप्शन ड्रामा है। मैंने इसकी इब्तिदाई किस्तें पहले ही देख ले। मुर्तसल्लनु अब तो अगली किस्तें देखने का शिद्दत से इंतजार है। हमारे पुराने नाजरीन हमेशा सस्पेंस और असरार वाले ड्रामे पसंद करते हैं। इस बार मैं जान खतरे में डालकर कुछ स्पॉइलर देता हूँ कि कास्ट इंतहाई मजबूत है। लिवंगजिया फेंगजियाई ज़ांग लोग समझते हैं कि वो सिर्फ पुलिस प्रोसिक्यूटर के किरदार ही करता है, मगर इस बार इसने होंग लियांग का किरदार इतनी महारत से अदा किया है कि पहले लम्हे में वो एक कॉमेडी किरदार लगता है, मगर अगले ही लम्हे आंखें नम कर देता है। कहानी में सस्पेंस भरपूर है, अंजाम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैंने खास तौर पर इसके हिदायतकार फू से पूछा, फू सर एलू मिशेनोत, और बुरे लोग हमेशा बुरे नहीं होते। अब अरतम अबू अराई काइमुन रो तो अंजमर तमारा मिन दरूर ला। मैं दावे से कहता हूं कि ये ड्रामा 2025 का एक बड़ा हिट साबित होगा।